हेलो एवरीवन। तो मैं के एन साहनी आपके सामने आज फिर प्रस्तुत हो गया हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स में पार्ट 1 की स्टार्टिंग होने जा रही है। उधर दोस्तों आप पढ़ चुके होंगे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद के जो चैप्टर्स कुछ ऐसे थे जिनके लिए हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह पढ़ना जरूरी है अच्छा समझ आने के लिए। ठीक है, तो आज से दोस्तों हम लोग फिजिक्स में पार्ट 1 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहला ही चैप्टर आपका है स्थिर वैद्युतिकी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। एक्चुअल में देखो, जो वैद्युतिकी आप देख रहे हो, वैद्युतिकी ये इलेक्ट्रिक को दो पार्ट में उसे बांटा गया है। एक होता है स्थिर वैद्युतिकी, एक होता है गतिक वैद्युतिकी। यानी कि एक पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टैटिक का मतलब ही होता है स्थिर और डायनामिक का मतलब गतिक। ठीक है, तो ये वैद्युतिकी जो है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब हम लोग केवल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्थिर अवस्था के बारे में जानेंगे, उसके नेचर को समझेंगे। लेकिन जब वो गतिक अवस्था में आ जाएगा, मोशन अवस्था में आ जाएगा, तब उसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर, जैसे करंट का प्रोड्यूस होना ही चार्ज के मोशन को ही हम करंट का प्रोडक्शन बोलते, प्रकाश करंट का क्रिएशन कहीं भी बोलेंगे। उसके बाद इंडक्शन वगैरह है, सब इसी पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग अपना माइंड फोकस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम लोग जानने जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे जो पहला ही टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हिंदी में वैद्युत आवेश बोलेंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी आप समझते चलेंगे, मैंने लिखा हुआ जरूर, लेकिन सबका हिंदी बताएंगे, उसके हिसाब से आपको चेक करना है। हम सबसे पहले जानने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश। इसको हम लोग हिंदी में दोस्तों बोलेंगे वैद्युत आवेश। क्या है ये वैद्युत आवेश है क्या, हम इसके बारे में पहले डिटेल जानना चाहेंगे। देखो दोस्तों, वैद्युत आवेश को समझने के लिए हमने इतने ये सब लिखे हुए इसके ब्रांचेस सब, मतलब इन टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे, तब हमको समझ में आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का पूरा लेखा जोखा, पूरा ब्यौरा क्या है। ठीक है, तो पूरा चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट चार्ज। यानी कि देखो, एक्चुअल में अगर चार्ज के बारे में हम जानेंगे तो कोई पूछेगा व्हाट इज चार्ज, है ना। ये मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखा हुआ व्हाट इज चार्ज। तो दोस्तों पहले तो यह जान लो कि व्हाट इज चार्ज को एक प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि ये किसी भी द्रव्य का ये निजी गुण उसका होता है। निजी गुण है किसी द्रव्य या किसी पदार्थ का, निजी गुण जो होता है वो एक प्रकार का चार्ज एक निजी गुण है। यानी कि इसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी कि निज, इंट्रिंसिक का मतलब निज गुण होता है, यानी पदार्थ का एक निजी गुण है चार्ज। अब एक बात और जान लीजिए, कभी कोई पूछ दे कि चार्ज की परिभाषा बताओ, आवेश की परिभाषा बताओ, दोस्तों चार्ज या आवेश को डिफाइन नहीं किया जाता। एक प्रकार से उसकी केवल फीलिंग्स है। और ये पूरे चैप्टर का एक हम आज फंडामेंटल तैयार करेंगे, बेस तैयार करेंगे,
और इस बेस को अगर नहीं समझोगे तो आगे आने वाले सारे के सारे चैप्टर डेट पड़े रहेंगे, आपको पल्ले नहीं पड़ना है। अगर उसमें जान फूंकनी है तो आज का ये जो पहला लेक्चर आपके लिए है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि यही आपको समझाएगा व्हाट इज चार्ज। क्योंकि दोस्तों पूरे 9-10 चैप्टर में हम लोग क्या पूरे फिजिक्स में बार बार ये वर्ड यूज करते हैं, आवेश चार्ज, बहुत ज्यादा ये बृहद रोल है इसका, इसलिए इसका फंडामेंटल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिक जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझिए इसको। चार्ज को डिफाइन नहीं किया जाता, केवल उसकी एक फीलिंग है, समझ आना है आपको। और चार्ज को हिंदी में हम आवेश बोलते हैं, आवेश, ठीक है। सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं दोस्तों चार्ज के बारे में। देखो एक्चुअल में आवेश का जो पृष्ठभूमि जैसे हिस्टोरिकल बुक्स में जो लिखे गए हैं, जो हमें बताए गए हैं, जो इसकी हिस्ट्री एक प्रकार से उसका हिस्टोग्राफ एक प्रकार से मुझे हम लोगों को जो बताया गया, उसमें यह कहा गया कि लगभग 600 BC, यानी कि 600 BC का मतलब मान के चलिए 2600 साल पहले, 2600 वर्ष पहले की बात है ये। 2600 वर्ष पहले आप चले जाइए, हम लोग इस समय लगभग जैसे 2020 में हैं, तो 2020 को निकाल के फिर उल्टा 600 साल और पहले जाएंगे तो 2620 वर्ष पहले समझ लीजिए, कुछ ऐसा। तो 2600 वर्ष पहले की बात, ये एक यूनानी दार्शनिक थेल्स का नाम आपने सुन रखा होगा, थेल्स का नाम आपने सुना होगा, ये एक अच्छे यूनानी मैथमेटिशियन हैं। तो इन्होंने एक चीज देखा, जो देखा हम लोग बचपन में भी ऐसा किए हुए, अब तो बच्चे करते नहीं हैं, एक घरेलू खुरापात ये सब कुछ होते हैं, आपको मैं बता रहा हूं, कभी घर पे करके चेक करना, जो इतने वर्ष पहले थेल्स ने किया। आप बचपन में एक काम किए होगे, अगर नहीं किए होगे तो बड़े होकर के कर लो, मान लो कि अभी भी बचपन है तुम्हारा, तो करना आपको यह है कि कागज का बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा काट लो, बिल्कुल एकदम जितना छोटा छोटा कर सकते हो कागज का टुकड़ा, वो कट करके रख लो, और एक कंघी ले लो, जिससे बाल झाड़ते हो, कंघी लेकर के आप अपने सूखे बालों पर रगड़ो ऐसे, ठीक है। जब सूखे बालों पे ऐसे रगड़ोगे, रगड़ने के बाद आप कागज के समीप लेके जाओगे तो देखोगे कि कागज चिपक रहा है, कंघे की ओर कागज चिपक रहा है। ये कार्य सर्वप्रथम ऐसा देखा थेल्स ने। थेल्स ने एक्चुअल में आबनूस, रेशम, बिल्ली की खाल, ये सब पे कुछ प्रयोग किया था अपना, ऐसे देख करके बताया उन्होंने कि ऐसा हो रहा है। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि इनकी कही हुई बातों को लगभग 2000 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2000 साल लगभग मान के चलो कोई ध्यान देने वाला नहीं। उसके बाद अब लगभग 1600 ईस्वी की बात, अब ये गिलबर्ट साहब आए। गिलबर्ट ने ये बताया कि हम जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ते हैं तो उनमें अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ऐसा गुण उसमें विद्यमान हो जाता है। और ये प्रयोग खूब उन्होंने किया, अलग अलग पदार्थों पर किया, और अलग अलग पदार्थों पर जैसे कि बिल्ली की खाल, फलालेन, रेशम, लाख, एबोनाइट, भिन्न भिन्न पदार्थों को लेकर के रगड़ के चेक किया, तो एक दूसरे मतलब कि रगड़ने के बाद कुछ चीजों को खींचने की अपनी ओर प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है। और ये खींचते समय, अब इसी बात पर यहां से इसका स्टार्टिंग होता है, इसका जिक्र यहीं से स्टार्ट होता है। एक्चुअल में दोस्तों जो चार्ज आप नाम ले रहे हो, आवेश आप नाम ले रहे हो, वास्तव में देखो है क्या। जैसे सपोज करो कि बिल्ली की खाल और आबनूस, ये कुछ लिस्ट है, बड़ा शॉर्टकट मेरे पास। जैसे यहाँ बिफला कारे लगे गटा गण,
ये मैंने केवल शॉर्ट नाम, जैसे सपोज करो कि बिल्ली की खाल पर आप बिल्ली की खाल पर कांच ले लो, कांच और कांच की एक छड़ लेके बिल्ली की खाल पर रगड़ोगे तो जो बिल्ली की खाल होती है वो धनात्मक हो जाती है और जो कांच होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अब ये प्रॉपर्टी जो क्रिएट होती है, इसी पे रगड़ रगड़ के आपस में खूब प्रैक्टिकल किया है गिलबर्ट ने। तो अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। एक्चुअल में देखो होता क्या है कि जब हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया कि भाई बिना किसी बल के ये तो खींचेगा नहीं अपनी ओर, क्योंकि किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए कोई ना कोई बल है, वो दृश्य बल हो चाहे अदृश्य बल हो, विजिबल फोर्स हो इनविजिबल फोर्स हो, कोई ना कोई फोर्स तो है जिसके कारण आप उसको समझना पड़ेगा कौन सा फोर्स उस पर अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से जब पदार्थों को रगड़ने के बाद अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उसमें विद्यमान होता है तो कहा जाता है कि यह पदार्थ वैद्युतमय हो गया। यानी कि यह पदार्थ, जैसे कंघे को रगड़ने से कागज खींच रहा है तो कहेंगे कि कंघा वैद्युतमय हो गया, इलेक्ट्रिफाइड हो गया। जो कॉम्ब है, कंघा है, वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया। ठीक है। और उस जिसके कारण इलेक्ट्रिफाइड हुआ है उसका नाम क्या है? विद्युत, इलेक्ट्रिक। जिसके कारण ये विद्युत में हो गया, इलेक्ट्रिफाइड हुआ, उस कारण को हम इलेक्ट्रिक बोलेंगे। ठीक है। और तब हम कहते हैं कि जब इसमें खींचने का गुण आ गया तो कहते हैं कि यह कंघा आवेशित हो गया, आवेशित हो गया यानी कि चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया। जैसे कहते हो ना कि मोबाइल चार्ज हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो डिस्चार्ज मतलब आवेश का हट जाना, चार्ज मतलब आवेश का चढ़ जाना, आवेश का चढ़ना उतरना, यही है चार्जिंग डिस्चार्ज। और दोस्तों इस पूरे सेक्शन में बहुत ही अच्छी चीजें पढ़ने वाले हम लोग हैं, इसलिए कंटिन्यू बने रहना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब इसमें हम लोग, ये तो मैंने बताया कि चार्ज हम कहेंगे किसको। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि यार चार्ज है क्या। तो पहले तो ये जानो, चार्ज कोई दिखने वाली चीज भैया नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। जैसे आप सपोज करो आप बैठे हो, कोई जाकर के एक थप्पड़ बिना मतलब का मार दे तो तीसरा कहेगा देख देख देख, अब वो गुस्सा हो गई, कहते हैं ना। या कोई बैठा है जाकर के आप उसको गाली गलौज दे रहे हो तो धीरे 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 तहस में आता है ना, तो तीसरा देख 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 कब कोई गुस्सा आवत है। तो गुस्सा आवत का मतलब क्या हुआ कि जो गुस्सा आने का मतलब, गुस्सा दिखता है क्या कि कहीं से आ रहा है? गुस्सा आप देखते हो क्या? देख देख गुस्सा आवत है मतलब उसको गुस्सा आ रहा है क्या? जो आ रही चीज दिख रही है क्या? वो नहीं ना, वो उसकी केवल इंटरनल फीलिंग है। गुस्से का आना इंटरनल फीलिंग है ना। तब कहते तो देख देख अभी आवेश में आ गए, अक्सर वर्ड ये भी निकल जाता, देख देख अब उत्तैश में आ गए, आवेश में आ गए। तो भैया जो आवेश आवेश तो बोल रहे थे ना, वही आवेश है, वो दिखने वाली चीज नहीं है। उसके मन को कुरेद दिया तुमने तो वो एकदम आ गया, टेम्परामेंट उसका हाई हो गया, इसी को बोलते चार्ज हो गया। देखो आवेशित हो गया वो, यानी कि अब वो कुछ कर सकता है, आवेशित हो गया वो। तो ठीक वही जैसे गुस्से को आप देख रहे हैं उसी प्रकार चार्ज को देखा नहीं जा सकता और चार्ज को डिफाइन भी नहीं किया जा सकता। चार्ज एक प्रकार से किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, निज गुण उसका होता है। और कुछ ऐसे ही हवाई चलते हुए हम लोग धीरे धीरे हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जैसे दिमाग में बैठ सके कि आवेश को आप कैसे लेते हो, आपकी क्या फीलिंग्स है सुन करके। तो ये तो बात हो गई अबाउट चार्ज, व्हाट इज चार्ज, मैंने कुछ आपको बात समझा दी। ठीक है, चलो अभी भी आप घबराओ नहीं, दिल की धड़कन को काबू रखो, हाथ रखो, बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, घबराने की बात नहीं। अभी मैंने पहले ही बोला यार अभी आज बकवास ही होगा ऐसे, लेकिन इस बकवास में जो जो चीजें आपको सुनाई देंगी
वो आगे के चैप्टरों के लिए कितना कामगर होगा यह बाद में समझ में आएगा। इसको हल्के में नहीं लेना आप, क्योंकि आज के पहला लेक्चर बकवासी होगा, लेकिन सारे महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद हम जानते हैं इसका नेचर। एक्चुअल में देखो, नेचर का मतलब कि प्रकृति इसको बोलते हैं, यानी कि आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति कैसी है? आवेश की प्रकृति का मतलब दोस्तों, आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश यानी अच्छा वाला, ऋणात्मक आवेश यानी जैसे कहते हो ना कि पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग, तो वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के आवेश होते हैं। और ये ध्यान रखिए, ये जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है, ये इसकी प्रकृति मैंने बता दिया। इसके सिंबल को भी जान लीजिए। आवेश का जो सिंबल होता है वो हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, कभी कभी स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर लिया जाता है। ये आवेश का संकेत है, और इसके यूनिट मतलब सिंबल यानी संकेत है, यूनिट का मतलब मात्रक। इसका मात्रक दोस्तों कूलाम होता है। कूलाम होता है, जिसको सी से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट जो है कूलाम होता है, उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इसमें अब अगर ये तो हिस्ट्री थी, ये हमको बहुत ज्यादा नहीं जानना है। जो हमें जानने की चीज है दोस्तों, यहां से अब आपको अच्छे से समझना होगा कि यूनिट इसका कूलाम लिया गया है। इसके बाद लेकिन हम आपको पहले बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक थियरी, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इसके बाद आपको हेडिंग डालना होगा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, यानी कि आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, पहले ये समझ लेते हैं हम। बहुत अच्छे से देखिएगा इसको दोस्तों। देखो, इलेक्ट्रॉन थियरी में अब तक संभवतः केमिस्ट्री में आपको खूब पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन जो कि 11th में आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे। जो आपके पास बेसिक जानकारी है हम वहीं से स्टार्टअप लेते हैं। आपको ये बताया गया होगा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और उसमें असंख्य परमाणु विद्यमान होते हैं। परमाणु मीन्स एटम। देयर आर इनफाइनाइट एटम्स कंटेंट्स इन अ सब्सटेंस। और प्रत्येक परमाणु का एक स्थायी नाभिक होता है, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्षक में चक्कर लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थियरी है, ये सब कुछ समझाएगा ये। यानी कि इलेक्ट्रॉन थियरी के बेसिस पे आप ये पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसमें असंख्य परमाणु विद्यमान होते हैं, और हर परमाणु का अपना एक स्थायी नाभिक होता है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस नाभिक है। नाभिक में आप जानते हो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, इसके चारों ओर कक्षक में चक्कर लगाता है। समझ में आया? यहीं पे आप समझ लो पहले कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन चीजों को आपने यहाँ पे देखा हुआ है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तीन चीजें आपके पास प्रस्तुत हैं। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये भी बताया गया और समझ लीजिए यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, ये नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब जीरो चार्ज। समझ में आ गया? तो इस इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके बारे में तो कम से कम आपने सुन रखा होगा। तो आप जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एक पार्टिकल है, यानी कि किसी परमाणु में क्या विद्यमान होता है। तीन प्रकार के पार्टिकल बताए गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये किसी भी एटम के तीन पार्ट हैं,
और इन तीनों पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज रखा रहता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखा रहता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। समझ में आया? और तो और ये भी जान लीजिए कि हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और इसके चार्ज की जो वैल्यू बताई गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, सी मतलब कूलाम, इतने कूलाम का चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। बस अंतर ये है कि ये ऋण आवेशित और ठीक इतना ही धन आवेश का चार्ज होता है प्रोटॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश अगर हुआ तो प्रोटॉन पर ठीक इतना ही धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गई बात मेरी? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन थ्योरी बता दिया, इस पे कितना कितना चार्ज होता है ये भी आपने समझ लिया, इतना कूलाम इतना कूलाम, दोनों पे बराबर किंतु विपरीत आवेश होते हैं। समझ में आ गया? इस बात को अच्छे से अगर आपने ग्रहण कर लिया है तो अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अभी इसको हटा लेते हैं हम लोग। इसमें चलो सपोज कर हमारे पास कोई सब्सटेंस ऐसे लिया हुआ हमने, तो किसी भी सब्सटेंस में आप पहले ये जान लो कि इलेक्ट्रॉन और जैसे कि सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है किसी भी सब्सटेंस में, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में बराबर है तो हम कहते हैं इसको उदासीन है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, जैसे कभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है। तो कोई चार्ज नहीं दोस्तों, ये सही नहीं होता। चार्ज सभी के पास होता है, बस ये जब बोला जाता है कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब आप मान के चलना कि इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी तभी ये न्यूट्रल बोला जा रहा है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बिल्कुल इक्वल है, इसलिए ये वैद्युत उदासीन है। समझ में आ गया? लेकिन कभी भी जान लेना कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बड़ी है प्रोटॉन से, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से बड़ी हो गई तो इसको माना जाएगा ऋण आवेशित। ये नेगेटिव माना जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है किसी भी सब्सटेंस में तब वो ऋणावेशित नेगेटिव माना जाएगा। और अब आप समझ गए होंगे तीसरा पार्ट कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तब ये धनावेशित होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा। इसका मतलब कि कोई भी पदार्थ धनावेशित कब कही जाएगी, ऋणावेशित कब कही जाएगी और उदासीन कब कही जाएगी, इसका ये मैंने फंडा समझा दिया। कभी भी जब इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो उदासीन इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से बड़ी है तो ऋणावेश, और ऐसा है तो वो धनावेशित होगा। समझ में आ गया? लेकिन अब पूछा जाए कि कितना धनावेशित और कितना ऋणावेशित, तब कितना धनावेशित और कितना ऋणावेशित पूछ दिया जाए तब, अब ये बात हम आपको इसमें आएंगे तो बताएंगे आपको, यानी कि पॉजिटिव सब्सटेंस और नेगेटिव सब्सटेंस का क्या रोल है। ठीक है, अभी आप समझ गए इतना। ये दोस्तों मैंने इलेक्ट्रॉन थ्योरी में समझा दिया। इसके बाद अब आ जाइए आप अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। आप नंबर वाइज 0.1 2 3 जैसे कि मैंने चार्ज बताया, इसको हालांकि वैसे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो काम की चीज लिखने की थी दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि यहां से तो आप लिख सकते हो कि नेचर क्या होता है चार्ज का, वो धनात्मक ऋणात्मक होता है, सिंबल क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ये सब आप लिख सकते हो। अब यहाँ से सब पॉइंट वाइज लिखते जाओगे, उसके बाद पॉइंट वाइज इलेक्ट्रॉन थ्योरी मैंने जो बताया वो लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, एक पॉइंट लिखना, यहाँ बस नंबर डाल के वहां आपको लिखना इतना ही है कि जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे अगर मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों सब्सटेंस अगर पॉजिटिव आपस में एक दूसरे के समीप रखे जाए, या
नेगेटिव सब्सटेंस एक दूसरे के समीप रखे जाएं तो इसमें रिपेल करेंगे। ये दोस्तों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित, धक्का देंगे। जैसे दो चीजों को लाओगे तो ये उसको धक्का देगा, ये उसको धक्का देगा, विरोधी हो जाएंगे। समझ में आ गया? इसी प्रकार दोनों अगर ऋणावेशित हुए तब भी रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षण होता है। लेकिन अगर एक धन आवेशित हुआ और एक ऋण आवेशित हुआ तब ये आकर्षित करेंगे, यानी अट्रैक्ट करेंगे। आकर्षित करेंगे मतलब अट्रैक्ट। तो आप यहां लिख सकते हो कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको इंग्लिश में लाइक और अनलाइक चार्जेस बोलते हैं, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और अच्छी बात हम लोग पढ़ेंगे, कंपेयर विद मास। बहुत अच्छी चीज है। हम चार्ज की तुलना मास से करने जा रहे हैं। ये दोस्तों चार्ज की तुलना हम मास से करने जा रहे हैं। वीडियो को रोक करके इस पूरे सिंबल पूरे बोर्ड को देख करके आपको जो समझना हो समझिएगा, रोक करके वीडियो को। आगे दोस्तों हम चल रहे हैं, तो जल्दी से आते हैं हम कंपेयर विद मास। मास के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छी चीज है। तो एक्चुअल में हम यहां अगर मास को ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं चार्ज को, यानी कि मास मतलब द्रव्यमान से है, चार्ज मतलब आवेश से है। तो द्रव्यमान और आवेश की तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करोगे, देखो पहले तो ये जान लो कि मास और चार्ज दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये दोनों में कॉमन होगा। मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, चार्ज है वो भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि निजी गुण है। किसी पदार्थ का निजी, द्रव्यमान किसी पदार्थ का निजी गुण है, चार्ज भी किसी पदार्थ का निजी गुण है। ये मान लो फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे दोस्तों पहले ये जान लो कि जो मास होता है वो केवल और केवल पॉजिटिव होता है, यानी कि वो पॉजिटिव निगेटिव ऐसा नहीं बोला जाता, केवल वो पॉजिटिव ही मान के चल सकते हो। जैसे मान के चलो कि 4 kg द्रव्यमान और उसी तरह -4 kg द्रव्यमान, तो ऐसा आपने सुना है क्या कहीं पे? नहीं सुना ना। तो इसीलिए इसको नेगेटिव हम लोग नहीं लेते हैं। तो मास केवल पॉजिटिव ही लिया जाता है, जबकि जो चार्ज होता है दोस्तों पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ लिया जा सकता है, ये लिया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नेचर का होता है। इसके बाद दोस्तों थर्ड अगर आप देखोगे, थर्ड में बहुत अच्छी चीज है मास बॉडी का। अगर देखो जैसे कि आपने उसमें न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ 11th में पढ़ा होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े हो आप, कि जो दो मास बॉडी जब कहीं भी होते हैं निर्वात अथवा वायु में, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि मास जो होते हैं ये केवल आकर्षण का गुण ही होता है, इसमें प्रतिकर्षण का गुण नहीं होता, केवल आकर्षण ही होता है। केवल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये रिपेल नहीं करते। जबकि चार्जेस जो होते हैं वो दोनों होते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं। ये मैं बता चुका हूं आपको। यानी कि दो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच। इसका मतलब जो चार्जेस होते हैं अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, आकर्षित भी करते हैं, प्रतिकर्षित भी करते हैं। इसलिए इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। एक चौथी प्रॉपर्टी दोस्तों स्पीड पे आधारित है, स्पीड आधारित प्रॉपर्टी। स्पीड आधारित प्रॉपर्टी का मतलब पहले तो जान लीजिए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये स्पीड प्रॉपर्टी आप 11th में दोस्तों बताया हूं मैं, आप पढ़े होंगे उसमें कि एक फार्मूला m = m0/√1 - v²/c²। मतलब ये कह सकते हो कि मास इज डिपेंड अपॉन द स्पीड, मास इज डिपेंड अपॉन स्पीड। यानी कि जो द्रव्यमान होता है वो उसकी स्पीड पर, यानी कि चाल पर निर्भर करता है।
और कैसे निर्भर करता है आपको ये बता भी दिया गया। ये रिलेटिव थियरी है, आइंस्टीन की रिलेटिव थियरी के मानी जाती है। इनका ये कहना था कि जब भी कोई मास बॉडी अगर मोशन में होती है तो उसका मास इंक्रीज करता है, उसका मास इंक्रीज करता है। अब आप कहोगे ये कौन सी पढ़ाई सर, हम तो सुने हैं कि द्रव्यमान कभी बदलबे नहीं करता, आप कह रहे हैं द्रव्यमान बदलता है। तो भैया नहीं, ऐसा सोचना गलत है, ये छोड़ दो। वो स्टैटिक मास होता है, स्थिर मास, एक होता है गतिक मास। तो स्थिर अवस्था में मास जो होता है वो अगर स्थिर ही है तब वो अनचेंज होता है, लेकिन गतिक अवस्था में जब भी कोई चीज जाएगी तो उसका मास इंक्रीज कर जाता है। अभी जैसे ट्रक अगर खड़ी है, 4 टन की ट्रक है, वो खड़ी है, 4 टन उसका वजन आ गया, तो अगर दौड़ने लगी तेजी से तो उसका मास बढ़ जाएगा, मास उसका इंक्रीज कर जाएगा। कैसे इंक्रीज, उसका फार्मूला है ये दोस्तों मास है, ये गतिक मास है, ये डायनामिक मास है, ये स्थिर मास है, ये स्टैटिक मास, ये स्टैटिक मास है और ये डायनामिक मास है। यानी कि स्थिर द्रव्यमान, ये गतिक द्रव्यमान। तो गतिक अवस्था में अगर किसी वस्तु, जैसे स्थिर अवस्था में कोई वस्तु का द्रव्यमान m0 है, तो गतिक अवस्था में जैसे मान लो v स्पीड से मूव करने लगी, तो भैया v स्पीड से मतलब कोई भी वस्तु, ये आप c जो है प्रकाश की चाल है, अभी वस्तु की चाल है। आप अच्छा ये मतलब प्रकाश की चाल और वस्तु की चाल की तुलना अगर करोगे तो प्रकाश की चाल भैया कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये होता है। जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है, बस ट्रक का द्रव्यमान, सॉरी बस ट्रक का आप स्पीड कितना ले, बहुत 100 की स्पीड से 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना होता है रफ्तार उसका। तो उसकी तुलना में आप 3 लाख किलोमीटर की तुलना में 300 मीटर का तुलना करोगे तो इसका मतलब ये वेग बहुत कम होता है, इसकी तुलना में वेग बहुत कम है। और बहुत कम है तो लगभग ही एक मान कर, ये लगभग इतना मान लिया जाता है कि ये 0 हो जाता है वेलोसिटी। तो इसको खत्म करके लगभग m बराबर m0, इसलिए रेस्ट मास और डायनामिक मास इक्वल मान लिया जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, गतिक अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, इंक्रीज करता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रकाश की चाल के बराबर होने लगे, आप जैसे कि v और c बराबर हो जाए तो ये 1 आ जाएगा, 1 - 1 0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना, यानी उसका मास इनफाइनाइट हो गया, इतना इंक्रीज कर गया। बट स्टिल नाउ इट इज, स्टिल नाउ यानी अब तक इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं हो पाया है। बट इन फ्यूचर एनीथिंग इज पॉसिबल। तो इसलिए भविष्य पर निर्भर है। लेकिन ये जो है आप लिख सकते हो कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट अपॉन स्पीड, यानी कि चार्ज में ऐसा नहीं होता, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर स्पीड बढ़ जाए, चार्ज उसके पास है, स्पीड अगर बढ़ा दोगे तो उसका चार्ज नहीं इंक्रीज करता। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, चाल के बढ़ने से चार्ज में इंक्रीमेंट नहीं होता, चार्ज इंक्रीज नहीं करता। और एक बात ध्यान रखना कि चार्ज जो होता है केवल मास पार्टिकल में ही होता है, सुनिएगा ध्यान से, चार्ज जो होता है केवल मास पार्टिकल में ही होता है। चार्ज हैविंग ओनली मास पार्टिकल, लेकिन मास में चार्ज हो ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं। यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल है वो ट्रू नहीं है। यानी कि अगर चार्ज है तो पार्टिकल में मास होगा तभी चार्ज होगा, लेकिन मास है तो उस पर चार्ज हो ये जरूरी नहीं। तो ये दोस्तों हमने कंपैरेटिव स्टडी आपको समझाया हुआ है कि मास और चार्ज में कैसे आप कंपेयर करोगे। चलो अब इसके बाद, ये तो तुलनात्मक स्टडी है दोस्तों, इसको आप कंप्लीट टेबल कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी कंपेयर मैंने समझा दिया, आर्टेक्सनल प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। और अब आ जाइए 2-3 और जल्दी जल्दी टॉपिक बचे हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस दोस्तों आप पढ़े हो, कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे ही द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इट मीन्स खूब पढ़े हो ना। Charge neither created nor destroyed, only change from one to another form.
फॉर्म, यही होता है ना। यानी कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यानी ट्रांसफर किया जा सकता है यहां से वहां, वहां से यहां। लेकिन कोई ये कहे कि जो आवेश को हमने पैदा किया, पॉसिबल नहीं है। आवेश को मैंने नष्ट कर दिया, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कहा जाए तो चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। इसी को बोला जाता है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि पूरे ब्रह्मांड का जो आवेश है, चार्ज है, वो कांस्टेंट है। पूरे ब्रह्मांड का चार्ज कांस्टेंट है, आवेश कांस्टेंट है। उसको केवल एक रूप से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उसका न तो नाश कर सकते हो न तो उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। इसको दोस्तों बोलते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल ऐसे ही द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो है, ऐसे ही है। तो इस प्रकार से ये, इसको हम लोग केवल इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उसको न तो प्रोड्यूस कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद आ जाओ फंडामेंटल चार्जेज है दोस्तों। देखो फंडामेंटल चार्जेज ये भी जानना जरूरी है। इसको हम लोग क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ चार्ज के नाम से भी जानते हैं। क्वांटम थ्योरी ऑफ चार्ज है क्या ये दोस्तों? देखो अभी अभी मैंने कहा कि चार्ज न तो प्रोड्यूस होता है न तो डिस्ट्रॉय होता है, ओनली चेंज टू अनदर फॉर्म होता है। लेकिन चार्ज को अगर जो एक प्रकार से सिम्बलाइज किया गया, चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है कह लो, उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। और एक बार ई लिखने का मतलब समझ जाना चाहिए कि 1.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम है। 19 1.6 कूलाम आवेश, ये फंडामेंटल चार्ज, बिल्कुल बेसिक चार्ज है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि जहां भी आवेश होगा वो इसी का गुणांक हो सकता है, गुणक हो सकता है। इसका आधा टुक्का ऐसा पौना नहीं होता। ये पूरा कंप्लीट एक यूनिट, एक कूलाम आवेश की बात की गई है। सॉरी, इतना कूलाम आवेश को एक बेसिक फंडामेंटल माना गया है। यानी कि जब भी किसी वस्तु पर आवेश होगा वह ई होगा, 2E, 3E, 4E, 5E, इसी रूप में हो सकता है। वो एक बार ई का मतलब इतना कूलाम। ठीक है, इसका मतलब कभी कोई कहे कि 3/5E या E/2, ये सब गलत है, ये सब पॉसिबल नहीं है। समझ में? जैसे कि मान लो हम कमरे में स्टूडेंट आप लोग बैठे हो, सबकी काउंट की जाए, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट ऐसे, तो कोई कहेगा 1.5 स्टूडेंट और 2.5 स्टूडेंट, ऐसे तो नहीं ना। तो बिल्कुल वैसे ये चार्ज भी, चार्ज का एक आदमी के बराबर मानोगे तो ये ई है। तो जब भी गिनती होगी 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, ऐसे ही उसको काउंट करोगे। उसको आधा आदमी, आधा आदमी, पौना आदमी, 1.5 गुना आदमी, 2.5 गुना आदमी, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही चार्ज में भी होता है। इसको हम लोग फंडामेंटल थियोरी ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं, बेसिक थियोरी। ठीक है, ये E2, E3 इसी रूप में हो सकता है। यानी कि कहीं भी अगर इसका गुणांक इतने का, जैसे कि इसका दुगुना, इसका तिगुना, चौगुना, पचगुना मिले तो ठीक है। लेकिन इसका बटे 2 कोई कह दे, इसका बटे 5 कोई कह दे, तब ये संभव नहीं है। तो लगभग में कहीं कहीं कैलकुलेशन में आपको ऐसा मिलेगा। इसको हम लोग बेसिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब आ जाओ दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव सब्सटेंस, जो लास्ट टॉपिक हम लोग का है आज का। और इसमें हम लोग जल्दी से जान लेते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझना होगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि कभी भी आप ये मान लो कि जैसे यहां मैंने एक सब्सटेंस ये रख दिया और दूसरा सब्सटेंस ये रख दिया। जैसे सपोज करो ये ए है और यहां बी है। ठीक है, तो शुरू में दोस्तों ये जान लो
कि जितना इस पर धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश होता है, तब तक ये न्यूट्रल रहेगा। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल उदासीन रहेगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर मैंने बताया था, तो उदासीन है, ये भी इस समय उदासीन है। लेकिन अब हमने किया क्या कि अब एक काम करते हैं कि ए और बी इन दोनों को जैसे आपस में, अब पता नहीं कौन सा पदार्थ है, मुझे नहीं पता, ये अलग अलग सब्सटेंस हो सकते हैं, लेकिन अब मैंने क्या किया कि इसको बी को ए से टच कराया या रगड़ दिया या टच करा। केवल आपको टच करा देना है तो रगड़ देना। टच कराने के बाद उसके बाद फिर से आप जैसे ही रगड़ते हो, अब ये अलग कर दो। टच करने के बाद आप ए से बी को टच कराओ, फिर से अलग कर दो। और कोई ये कह दिया कि अब ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, तो इसका मतलब जरा समझना। यानी रगड़ने के बाद अगर ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, तो इसका मतलब समझ लेना कि इसका अगर ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, इसको दे दिया होगा। यानी इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा, वो नेगेटिव बन जाता है, और जो डोनर होगा वो पॉजिटिव बन जाता है। ध्यान से रखिएगा, केवल टच कराइएगा या रगड़ के अलग फिर से करिएगा, तो अगर ये पॉजिटिव, कोई बोला कि ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा इससे इसमें, तभी ये पॉजिटिव हुआ। तो इलेक्ट्रॉनों को लेने वाला नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉनों का दान करने वाला पॉजिटिव। और अब ये हो गया डिसबैलेंस, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई या प्रोटॉनों की कमी हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, अब प्रोटॉनों की अधिकता हो गई। इसका मतलब मैंने बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन, ये कंडीशन आ जाएगा इसमें, तब ये नेगेटिव और पॉजिटिव सब्सटेंस बन जाए। अब ये नेगेटिव सब्सटेंस बन गया और ये पॉजिटिव सब्सटेंस बन गया। समझ में आया? इसके बाद अब कितना आवेश इस पर चढ़ा, अगर ये जानना है कितना आवेश, तो अब इसके बाद एक दो, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आप जानो कि अगर कितना आवेश इसमें, अगर ये जानना है तो दोस्तों एक फार्मूला यहां पे आप याद रखना, Q इज इक्वल टू NE। Q का मतलब चार्ज, जैसे मैंने बताया कैपिटल Q चाहे तो स्मॉल q, दोनों से सिंबलाइज किया जाता है। आपको इच्छा करे कैपिटल Q से भी दिखा सकते हो, स्मॉल q से भी दिखा सकते हो। तो Q इज इक्वल टू NE। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और कितना होता है E का मतलब 1.610⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है। ठीक है, इतना आवेश है। लेकिन अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये निर्धारित होगा इनके ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया? तो अब इस फार्मूले का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करो, अब जरा आ जाओ चौथे नंबर पॉइंट पे, अब इसको हटा देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 3 हो गए, अब इसके बाद चौथे पॉइंट पे जैसे सपोज करो हमने इसको दे दिया 3 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो। ध्यान देना, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसने इसको दे दिया तो ये नेगेटिव माना जाएगा और ये माना जाएगा पॉजिटिव। लेकिन कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव अगर ये चेक करना है आपको, तो क्या करोगे कि अभी मैंने बताया Q बराबर NE ना, तो Q बराबर NE का मतलब जरा जल्दी से यूज कर लो। Q इज इक्वल टू N का मतलब 3E हो जाएगा, और 3E यानी 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। टोटल आंसर कितना हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो आप मान देख, अब जरा ध्यान देना, अगर सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का मतलब इस पर, अब इस पर 3E के बराबर प्लस आवेश और इस पर 3E के बराबर ऋण आवेश चढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A पर अगर देखा जाए,
अगर क्यू ए देखा जाए, ए पर कितना चार्ज है, तो हम कहेंगे -4.8 × 10⁻19 कूलाम। अगर बी पर पूछा जाए तो +4.8 × 10⁻19 कूलाम का आवेश। समझ में आया? तो ये Q = NE इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको कहीं चार्ज कैलकुलेट अगर करना है तब आपको बात ये समझाएगा। समझ में आ गया? और अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज में ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा, ध्यान दीजिएगा। अब वही अगर उल्टा हो, जैसे मान लो कि इसने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन इससे इस पे चला गया, तब आप समझ सकते हो क्या करना है। तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया, इसको फॉलो करो। एक और अच्छा पॉइंट जल्दी से देख लेते हैं कि एक कूलाम आवेश का मतलब जान लेते हैं। देखो, एक कूलाम आवेश जब भी बोला जाता है दोस्तों, एक्चुअल में अभी आपने देखा था Q = NE, Q = NE। तो एक कूलाम आवेश अगर बोला जाए, एक 1 कूलाम चार्ज, एक कूलाम चार्ज अगर कोई बोले, तो एक कूलाम चार्ज का मतलब दोस्तों होगा, ये अगर एक हो जाए n, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलाम चार्ज में, तो n बराबर क्या हो जाएगा, आप n बराबर Q/E आप करो। अब अगर एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर ये देखना है, तो n का मान निकालने के लिए Q की जगह 1 भरो, E का मान 1.6 × 10⁻19 अगर भर दिया जाए, तो ये नंबर एक कूलाम, ये भी कूलाम है, ये भी कूलाम है, दोनों कैंसिल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो दोस्तों इसका जैसे डिवाइड करोगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये n का मतलब एक कूलाम, 1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके आप देख सकते हो, ठीक है। ऊपर जाएगा तो ये 10, 100, 16, हाँ ठीक है। तो 6.25, सॉरी ये शायद 25 आएगा आपका। 6.25 को 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जब भी कोई पूछे कि एक कूलाम आवेश का मतलब क्या हुआ, एक कूलाम आवेश जो होता है 6.25 को 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा। इसको हम एक कूलाम बोलेंगे। समझ में आया? इतने इलेक्ट्रॉन अगर मिलेंगे हमारे पास तब कहेंगे कि ये एक आवेश है, एक कूलाम आवेश है। अब ऐसे कोई 2 कूलाम 3 कूलाम कहेगा तो आप इससे निकाल सकते हो, क्योंकि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको याद रखना होगा। कभी कभी न्यूमेरिकली पूछा जाता है, कभी कभी वाइवा में भी पूछ दिया जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है, हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो दोस्तों आज मैंने जो भी आपको सब बताया डिटेल्स, ये हमने केवल और केवल चार्ज के बारे में आज सब कुछ बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग जब देखेंगे तो उसमें हम लोग चलेंगे कूलाम का नियम क्या है, जो कि इस चैप्टर का मूलभूत आधार वहीं से लेंगे हम लोग। आज के लेक्चर में दोस्तों जो भी धारण करने वाली चीज है, एक्सेप्ट करने वाली चीज है, उसको रखिएगा। बड़े इंपॉर्टेंट बातें बताई गई, बेसिक फंडामेंटल समझाए गए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे। और अब तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आइकॉन बेल दबा दीजिएगा, डायरेक्ट पहले वीडियो आप तक पहुंचेगा। और उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए। तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर ऑल।